चलो सुनो, देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैट तुम्हारे क्लास 11th का, और इसका हम एक रिवीजन करेंगे, एक छोटा सा रिवीजन जिसमें देखते हैं कितना सारा टॉपिक कवर हो पाता है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है तुम्हारा वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है वो भी तुम्हें समझाया जाएगा और स्टैट क्या होता है वो भी तुम्हें समझाया जाएगा। तो तुम्हें तो पता ही होगा ना कि इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, जहाँ पे ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होता है, रिसोर्स लिमिटेड होता है, हमारे पास अल्टरनेटिव चॉइस होता है ना। तो हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे सेटिस्फाई करते हैं, ये हमें कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स सिखाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे कि हु इज़ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है? तो कंज्यूमर इज़ वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। तो जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ कंज्यूम करता है, किसी चीज़ का उपभोग करता है, यूज़ करता है अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर कहलाता है। तो जो डायरेक्टली किसी चीज़ को कंज्यूम करता है ना, जो डायरेक्टली किसी चीज़ का उपभोग करता है, यूज़ करता है, तो वो कंज्यूमर कहलाता है। और कंजम्पशन क्या होता है? तो किसी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है वो क्या कहलाता है? कंजम्पशन कहलाता है। हाँ, उसके बाद बोल रहा है कि हु इज़ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर कौन होता है? जो किसी सामान को बनाता है। अ प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस एंड और सेल गुड्स और सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। तो अपना इनकम जनरेट करने के लिए जब कोई व्यक्ति किसी भी सामान को बेचता है, ठीक है, या फिर बनाता है, प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विस दोनों को, तो वो क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर कहलाता है। उसके बाद प्रोडक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। तुम लोगों ने बिजनेस में पढ़ा था क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ के अंदर कोई यूटिलिटी क्रिएट कर दें, वांट सेटिस्फाइंग पावर डाल दें, तो वो चीज़ बन जाता है हमारा गुड्स, जिसको हम सेल कर सकते हैं बिजनेस में। उसी चीज़ को प्रोडक्शन में हम बोल सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को यूज़ होने लायक बना देते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल को यूज़ करके कुछ यूज़ होने लायक चीज़ बना दें, तो वो क्या बनता है हमारा? वो होता है प्रोडक्शन, प्रोसेस होता है। प्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे अक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के बाद उसके अंदर कुछ वैल्यू आ जाते हैं, कुछ वैल्यू क्रिएट कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। अब तुम्हें बोला जा रहा है कि सेविंग क्या होता है। हाँ, सेविंग क्या होता है? पहला हमने क्या देखा था? Who is consumer? Consumer and consumption। तुम लोग अभी भी बात कर रहे हो, बताओ। Who is consumer और दूसरा था consumption। दूसरा है Who is producer and production। What is production? प्रोडक्शन। और तीसरा हमने क्या देखा कि सेविंग क्या होता है। व्हाट इज सेविंग? सेविंग क्या होता है? हाँ, जिस खर्चे को हम बचा लेते हैं, यानी कि हम खर्च करने वाले थे लेकिन उसमें से कुछ पैसे हमने बचा लिया, खर्च नहीं किया, तो खर्च नहीं करना सेविंग कहलाता है। तो बोला जा रहा है इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड, इट इज़ एन एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस फ्रॉम द कंजम्पशन। तो जिसको हमने यूज़ नहीं किया, जिसको हमने कंज्यूम नहीं किया, वो क्या कहलाता है? सेविंग कहलाता है। और वहीं पे पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट क्या होता है। किसी भी चीज़ पे कुछ इन्वेस्ट करते हैं। हाँ हाँ, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि एक ऐसा खर्चा जिससे हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिससे कुछ रिटर्न आता हो। सेविंग में हम खर्च को रोक लेते हैं, खर्च नहीं करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में खर्च तो करते हैं, लेकिन ऐसे जगह खर्च करते हैं जहाँ से हमें कुछ रिटर्न मिलता हो, जिससे कुछ रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब बोला जा रहा है व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखो, जब तुम बिजनेस पढ़ते हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है पैसे अर्न करना, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे पैसे अर्न करना और पैसे खर्च करना दोनों आ जाता है।
तो हम कहाँ पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और कहाँ पे कितना पैसा कमा रहे हैं, दोनों ही चीज़ें किस में आ जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। याद रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या बोला जा रहा है, हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो दे सुनो क्या लिखा हुआ है इसमें, इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ स्केयर मीन्स, स्केयर मीन्स मतलब दुर्लभ संसाधनों के यूज से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केयर रिसोर्सेज मीन्स आर ऑलवेज स्केयर इन रिलेशन टू आवर वांट्स, इमेजिन योर सेल्फ एज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। तो सोचो कि तुम दुनिया के सबसे धनी इंसान हो, सबसे ज़्यादा अमीर इंसान हो, स्टिल यू कैंट हैव एनीथिंग यू विश टू हैव एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो तुम चाहते हो क्या वो सारी चीज़ें खरीद सकते हो? अगर तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो तो खरीद सकते हो सारा चीज़? नहीं खरीद सकते, कुछ भी खरीद सकते हो। अभी इलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर इंसान है और उसका सपना है कि वो मंगल ग्रह पे जाए, क्या वो जा पाया? अभी तक नहीं जा पाया ना। हाँ तो अमीर लोगों के अमीर वाले सपने, ठीक है। तो अगर कोई दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी है ना तो वो भी अपने सारे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो इसीलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। तुम्हें एक बात बताता हूँ, पहले दुनिया में हर चीज़ें फ्री में मिलती थी, ठीक है। एक समय था, मतलब ज़्यादा दूर मत जाओ, आज के डेट में भी तुम गाँव में जाओ ना तो तुम्हें चीज़ें फ्री में मिल सकती है। तुम किसी आम के बागान में जाओ और उनको बोलो कि मुझे भूख लगा है आम खाने तो खिला देंगे, तुम्हें पैसे नहीं मांगेंगे, ठीक है। कहीं पे गन्ना उगा हुआ है और तुम गन्ने वाले के पास जाओ, बोलो भैया मुझे गन्ना खाना है, गन्ना खिलाओगे, वो तुम्हें फ्री में गन्ना खिला देंगे, ठीक है। तो तुम किसी के यहाँ जाओ, इवन ऐसा भी होता है गाँव में, अभी भी होता है बहुत सारे जगहों पर, कि अगर फूस का घर जानते हो ना तुम लोग, फूस का घर जो बनता है तो उसमें वो मजदूर नहीं लगाते हैं, सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं और एक दिन में उस घर को बनाकर रेडी कर देते हैं। तो मतलब कि तुम हर चीज़ फ्री में कर लिया ना, घर फ्री में बन गया, बाद बाकी छोड़ो, घर फ्री में बन गया। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, क्यों आया बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो जब रिसोर्स कम होना स्टार्ट हुआ, जब चीज़ें कम मिलना स्टार्ट हो गया, कि लोग ज़्यादा हो गए और चीज़ें कम हो गई, तो उस केस में आया क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि भैया अब ये चीज़ तुम्हें फ्री में नहीं मिल सकती, 4 लोगों को चाहिए। अब 4 लोगों में से सबसे ज़्यादा चीज़ जो देगा उसको मिलेगा वो रिसोर्स, है ना। तो इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी बीच में आया, पैसे बीच में आए, बार्टर सिस्टम बीच में आया कि मैं फ्री में अब नहीं दूंगा। अभी देखो कुछ टाइम पहले तक सब कुछ फ्री था, फिर खाने के लिए लोग पे करते थे, पानी फ्री में मिलता था, अब पानी के लिए भी हम पे करते हैं। कुछ दिन बाद, वो समय दूर नहीं जब जो तुम फ्री में सांस ले रहे हो ना उसके लिए भी पे करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। मकान मालिक बोलेगा ऑक्सीजन टैंक लगा के दे रहा हूँ, अलग से पे करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब रिसोर्स कम हो जाता है, जब मीन्स स्केयर हो जाता है और हमारा जो वांट है वो तो बढ़ता ही रहता है, डे बाई डे हमारा वांट बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा पैसा होता है, लोग अपना वो ऐशो आराम में इन्वायरमेंट को देखते नहीं हैं और बिना मतलब के खर्चे करने लग जाते हैं, ठीक है। जिनके पास जितना पैसा वो उतने ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं, वो उतना ज़्यादा एसी चलाते हैं, है ना, वो उतना ज़्यादा फ्रिज चलाते हैं। तुम्हें पता है एसी और फ्रिज दुनिया का सबसे खतरनाक चीज़ है ना। क्यों? क्योंकि उससे ओजोन लेयर कम हो रहा है, CFC गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे अभी, जब हम पढ़ेंगे वो इन्वायरमेंट तब पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो क्या बोला कि इमेजिन योर सेल्फ एज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, स्टिल यू कांट हैव एवरीथिंग यू विश टू हैव एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट इम्प्लॉयज द स्कार्सिटी ऑफ योर मीन्स रिसोर्सेज इन रिलेशन टू योर वांट्स। तो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जितना तुम्हारा वांट है ना, जितना तुम चाहते हो ना, वो तुम्हें हर चीज़ पूरा नहीं होगा, हर चीज़ नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर स्केयर एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो बीच में आता है इकोनॉमिक वांट, कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, तुम्हें भी कोई चीज़ चाहिए, तुम्हें भी कोई चीज़ चाहिए, सबको सेम चीज़ चाहिए। अब वो किसको मिलेगा? किसी एक को मिलेगा। वो किसको मिलेगा? वो कौन होगा? कोई एक जिसने ज़्यादा पे किया हो, है ना। तो इसलिए बीच में कॉन्सेप्ट आता है आर्थिक क्रिया का, ठीक है। चलो आगे देखो। तो स्कार्सिटी इज
अंडर करेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर फॉर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स है ही अपने शुरू में ही हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे हैव अल्टरनेटिव यूज एंड वी हैव अल्टरनेटिव चॉइस, है ना। टू सेटिस्फाई आर ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स विथ रिसोर्सेज, स्केयर रिसोर्सेज, वी स्टडी इकोनॉमिक्स। तो हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सेटिस्फाई करने के लिए ही तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इट इज़ द इकोनॉमिक चॉइस, द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्केयर एंड दीज हैव अल्टरनेटिव यूज। तो जब हमारे पास किसी चीज़ का अल्टरनेटिव यूज होता है तो हम क्या करते हैं, हम वो चीज़ खरीदना पसंद करते हैं जिससे मल्टीपल यूज कर सकें, ठीक है। अब मल्टीपल यूज, जिसके अंदर जितना ज़्यादा यूटिलिटी रहेगा वो उतना ज़्यादा महंगा रहेगा, जिसके अंदर जितना कम यूटिलिटी रहेगा उतना सस्ता मिल जाएगा। जैसे हाथ झालने वाला पंखा तुम्हें 10 रुपये का मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हाथ की मेहनत लगती है। वहीं पे अब तुम्हें अपने सीलिंग में पंखा चाहिए तो वो महंगा पड़ेगा। अब पंखे के साथ साथ पानी भी चाहिए थोड़ा सा छींटा, कूलर खरीदोगे, कूलर पंखे से ज़्यादा महंगा मिलेगा। अब पानी का छींटा से काम नहीं चल रहा, गर्म पानी का छींटा आ रहा है, उसको ठंडा करके दे, एसी लगाओगे वो और ज़्यादा महंगा आएगा, है ना। तो जिसके अंदर जितना ज़्यादा यूटिलिटी होगा वो तुमसे उतना ज़्यादा चार्ज करेगा, यानी कि उसके लिए हमें उतना ज़्यादा पे करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि अल्टरनेटिव यूज़, बहुत सारे यूज़ होते हैं, एक ही चीज़ के अलग अलग यूज़ होते हैं। जैसे पहले कैलेंडर अलग होता था, घड़ी अलग होता था, है ना, फ़ोन करने के लिए मोबाइल अलग होता था, सब कुछ अलग अलग होता था। अब धीरे धीरे क्या हो गया, आज के डेट में सब कुछ एक जगह आ गया, है ना। मोबाइल में ही सब कुछ है। पहले कैमरा लोगों के पास अलग से होता था, टॉर्च अलग से होता था, अब मोबाइल में ही टॉर्च है, मोबाइल में ही कैमरा है, मोबाइल में ही FM है, मोबाइल में ही वीडियो देख लेते हो, टीवी की भी ज़रूरत नहीं है, कैलेंडर की भी ज़रूरत नहीं है, रेडियो की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक ही चीज़ सब में आ गया, तो इसीलिए इसका प्राइस बढ़ गया। तो जो तुम्हें जितना ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकता है, जिसके अंदर जितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग पावर होगा, उस चीज़ का प्राइस उतना ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। यानी कि वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। आगे सुनो, 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो 3 तरह की चीज़ें होती है, एक होता है कंजम्पशन, दूसरा होता है प्रोडक्शन एंड तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं या पहले प्रोड्यूस करते हैं? पहले प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अभी तो तुम प्रोड्यूस कर नहीं रहे हो, अभी बस कंज्यूम कर रहे हो, है ना। तो वैसे भी अगर देखा जाए पहले, तो कुछ भी कोई भी पहले हो कोई मतलब नहीं है, वो चक्कर काटता रहता है, ये एक साइकिल है, ठीक है। तो हम प्रोडक्शन से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको कंज्यूम कर लिया जाएगा, और जब कंज्यूम हो जाएगा, सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब मान लो इनकम के केस में लेते हैं, तुम लोगों को प्रोडक्शन फैक्टर याद है कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। 4 लोग हो गए, चारों प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, चारों ने मिलके प्रोडक्शन किया और उससे कुछ इनकम जनरेट किया, ठीक है। अब प्रोडक्शन हुआ, अब इनकम जनरेट हो चुका है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन इनकम को। लैंड के बदले उसको रेंट दे देंगे, लेबर के बदले उसको वेजेस दे देंगे, कैपिटल के बदले उसको इंटरेस्ट दे देंगे, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे देंगे। चारों लोग अपना अपना सामान लेके चले गए। अब ये घर जाके क्या करेंगे, खर्च करेंगे, है ना। इन पैसों को सारे लोग मिलके खर्च करेंगे। अब खर्च हो गया, अब फिर से उनको काम पे आना पड़ेगा, फिर से प्रोडक्शन होगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर कंजम्पशन होगा। तो ये चक्कर हमेशा चलता रहेगा। याद रहेगा तुम्हें ये चीज़, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। उससे पहले तुम्हें बोला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो ये समझाने की जरूरत है नहीं। जब हम किसी चीज़ के इंडिविजुअल लेवल पे, छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, किसी एक फर्म के बारे में, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में, किसी एक हाउस होल्ड के बारे में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और जब हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, तो कहाँ पे पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि देश का GDP, पर कैपिटा इनकम, बजट, गवर्नमेंट बजट, ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनो, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, सांख्यिकी क्या होता है। तो even the layman, this should not be difficult question. If asked to define statistics, we can expect a layman to say that statistics is something like
स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो लेमन लैंग्वेज मतलब कि ऐसे अगर तुमसे पूछा जाए, कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं, अगर सांख्यिकी डेफिनेशन पूछा जाए कि सांख्यिकी होता क्या है, स्टैट होता क्या है, तो तुम क्या बता सकते हो कि इसमें सारे क्वांटिटेटिव डेटा होता है, ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन का एक स्टॉक होता है, एक स्टोर होता है, जहाँ पे सारे क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब कि सारी चीज़ों के बारे में नंबर्स में बताया जाता है ना। यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पे नंबर्स बताया जाएगा। अब तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, तुम बोलोगे बहुत बच्चे। क्या ये कोई स्टैट है? नहीं है। लेकिन उसी में तुमने बताया कि मेरे स्कूल में 5000 बच्चे हैं, है ना, तो फिर ये स्टैट का एक इन्फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो देखो, एक होता है इन्फॉर्मेशन और एक होता है डेटा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन और डेटा में डिफरेंस क्या है? तो डेटा जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ डेटा बन सकता है, लेकिन उसमें से जो हमारे काम का है वो हमारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आगे सुनो। तो ये जो स्टैट होता है वो दो टाइप का हो सकता है, एक सिंगुलर सेंस में होता है और एक प्लूरल सेंस में होता है। हम अभी कौन सा वाला पढ़ने वाले हैं? प्लूरल सेंस वाला पढ़ने वाले हैं, सिंगुलर सेंस वाला नहीं पढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस में सिंगुलर सेंस नहीं है, ठीक है। चलो, तो बोल रहा है प्लूरल सेंस में इसका डेफिनेशन क्या होता है। Statistics are numerical statement of fact in any department of inquiry placed in relation to each other। तो क्या बोला जा रहा है? स्टार्ट आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, नंबर्स में प्रदर्शित एक स्टेटमेंट है ऑफ फैक्ट्स, यानी कि फैक्ट का एक इंफॉर्मेशन है। फैक्ट मतलब क्या? जो सच्चाई है, जो घटना घट रहा है। तो फैक्ट के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें हमें पता चलती है। फैक्ट का एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। तो जहाँ पे हमने किसी चीज़ का इंक्वायरी किया, जैसे मैं तुमसे पूछूँ कि तुम्हारे स्कूल में पूरे स्कूल में कॉमर्स वाले कितने बच्चे हैं, साइंस वाले कितने बच्चे हैं, 11th क्लास में कितने बच्चे हैं, 12th क्लास में कितने बच्चे हैं, और ये जो डेटा तुम मेरे पास लेके आओगे तो ये क्या कहलाएगा? ये स्टैट कहलाएगा। अब तुम्हें मैं बोलता हूँ कि सारे कापासेरा में जितने स्कूल हैं सारे स्कूल का डेटा चाहिए, सारे बच्चे अपने अपने स्कूल से डेटा लेके आओ। अब सारे डेटा का कलेक्शन जो मेरे पास आया वो भी स्टैट है, ठीक है। तो ये सारा न्यूमेरिकल सेंस में है। बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डेटा अफेक्टेड टू मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। तो इसमें बहुत सारे कॉजेज को इकट्ठा करके फिर हमारे स्टैट को बनाया जाता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज का मतलब हो गया कि बहुत सारे जिसके कारण हो, जो स्टैट में अभी डेटा है उसके अनेक कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैट इन अ प्लूरल सेंस और एज न्यूमेरिकल डेटा। तो हमारे स्टैट का फीचर्स क्या हो सकता है, क्या क्या फीचर है? तो सबसे पहले एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। यहाँ पे कोई एक फैक्ट नहीं होगा, बहुत सारे फैक्ट्स का एक वो होगा, मिश्रण होगा, एक बहुत सारे फैक्ट्स एक जगह मिलेंगे हमें। तो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। तो स्टैट को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? नंबर्स में, इन टर्म्स ऑफ नंबर एक्सप्रेस किया जाता है, तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। फिर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। तो इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। हमारे स्टैट में जो हमारे पास डेटा है उस डेटा के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि इस वजह से ये डेटा इतना है। जैसे कुछ टाइम पहले तुम लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग बताते थे कि बांग्लादेश का जो एक अच्छा लाइफस्टाइल का जो स्कोर होता है वो इंडिया से ज़्यादा बेहतर है। वो स्टैट में दिख रहा था, नंबर्स में सच में दिख रहा था कि बांग्लादेश वाले हमसे ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करे हुए हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले क्या हुआ, उसने सबने देखा उसे, है ना, कि बांग्लादेश का क्या हाल हुआ। तो जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स को लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देते हैं। बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स हो सकते हैं इसके अंदर, चीज़ों को विंडो ड्रेसिंग करके दिखाया जा सकता है, अपने हिसाब से घुमा फिरा के दिखाया जा सकता है, अलग अलग तरह का एवरेज दिखाया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अब जैसे कि हमारे देश का पर कैपिटा इनकम ले लें तो आई थिंक 2600 के आसपास कुछ है, चेक कर लेना एक बार गूगल में, ठीक है, कि हमारे देश का पर कैपिटा इनकम कितना है। अब जब पर कैपिटा इनकम हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे देश में जितने पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किया जाता है, मतलब उस किससे डिवाइड किया जाता है, तो जितना हमारा इनकम है ना, इनकम को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम निकल के आता है। अब हम क्या करते हैं, तो ऊपर से 100 लोगों को निकाल देते हैं। हमारे देश का जनसंख्या 150 करोड़ है ना, 150 करोड़ में से ऊपर के 100 लोगों को निकाल दो, रिचेस्ट पर्सन, 100 रिचेस्ट लोगों को निकाल दो, फिर हमारा पर कैपिटा इनकम यूं नीचे गिर जाएगा, है ना। तो सच्चाई ये नहीं है।
तो होता क्या है कि जब हम स्टैट बनाते हैं तो उसके मल्टीपल फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स को मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये हमेशा सच्चाई वाला डेटा यानी कि एक्चुअल करेक्ट फिगर हमें नहीं दिखा सकता है। ठीक है, तो रीजनेबल एक्यूरेसी, वही बात बता रहे, रीजनेबल एक्यूरेसी दिखाता है, पूरी तरह से करेक्ट फिगर नहीं दिखाता ये हमें। फिर क्या है, म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, तो इसको हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, दो अलग अलग डेटा को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम टाटा का और रिलायंस का डेटा ले लें, प्रॉफिट का डेटा ले लें, अब उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना हम, ठीक है। तो दो अलग अलग डेटा को हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, तो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि हम ये डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या रीजन है। ठीक है, तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड, तो इसको या तो गणना करके प्राप्त किया जाता है या नहीं तो एस्टिमेट लगा के प्राप्त किया जाता है। अब एस्टिमेशन एंड इन्यूमरेशन, इन दोनों में डिफरेंस समझो। तुम जाते हो दुकान में एग खरीदने, अंडा खरीदने, तुम्हें 10 अंडे चाहिए। अब वो अंडा तुम कैसे सिलेक्ट करोगे? एक अंडा देख लिया, हाँ ठीक है भैया 10 अंडे पैक कर दो, ऐसा करते हो? नहीं, एक एक अंडा चेक करके खरीदते हो, कहीं फूटा हुआ अंडा तो नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ पे हम इन्यूमरेशन लगाते हैं, इन्यूमरेट यानी कि हम एक एक करके चेक करते हैं, गणना करते हैं। वहीं पे एस्टिमेशन लगाते हैं। अब जब तुम जाओगे चावल खरीदने के लिए, चावल बोलोगे भैया ये चावल देना 1 kg, तो कौन दुकानदार पूछेगा कौन सा चावल चाहिए, तुम बोलोगे दिखाओ पहले, तो ये नहीं दुकानदार बोरा का बोरा ला के तुम्हारे सामने देख चेक कर लो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा चावल हाथ में ला के देगा, तुम देख लोगे हाँ भैया ये ठीक है। अब सारे बोरी को देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक देखो लेके जाओ। तो कभी कभी जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम एस्टिमेशन लगाते हैं। और जब हम डेटा को गिन सकते हैं तो वहाँ पे इन्यूमरेशन लगाते हैं, वहाँ पे डेटा की गणना की जाती है। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा डेटा होता है जिसका इन्यूमरेशन मेथड से जिसे कलेक्ट किया जाता है, जो हमारे देश का जनगणना होता है ना, उसको इन्यूमरेशन मेथड से कलेक्ट किया जाता है। हर घर जाते हैं और घर घर जाके कितने लोग हैं उनके परिवार में सारा चीज़ पूछा जाता है ना, वो कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, तब जाके गवर्नमेंट के पास सबमिट किया जाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो इन्यूमरेशन के टाइम पे ये बात होता है और नहीं होता। ठीक है, यानी कि जनगणना जो होता है वो इन्यूमरेशन मेथड से होता है और बाद बाकी टाइम हम एस्टिमेशन ही लगाते हैं। उसके बाद क्या है, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, तो डेटा को कलेक्ट करने का एक सिस्टमैटिक मैनर होता है, एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या क्या स्कोप है? तो सबसे पहला है नेचर ऑफ स्टैट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैट एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैट। ठीक है, तो नेचर ऑफ स्टैट में क्या क्या होता है? तो नेचर ऑफ स्टैट जो होता है, स्टैटिक्स इज अ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो देखो ये चीज़ जो है ना, ये तुम्हारे बिजनेस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे भी तुम्हें पूछा जा रहा है कि ये साइंस है या आर्ट है। तो कहने के लिए दोनों ही है, साइंस भी है और आर्ट भी है। अब साइंस जैसे कि एक फैक्ट के ऊपर आधारित होता है, तो हमारा जो डेटा होता है वो भी किसी न किसी फैक्ट के ऊपर आधारित होता है। जो साइंस का डेटा होता है वो सिस्टमैटिक डेटा होता है, हमारे स्टैट का डेटा भी सिस्टमैटिक डेटा होता है। लेकिन फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना, जिसको हर जगह प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन स्टैट के डेटा को हर जगह प्रूफ नहीं किया जा सकता है। ये रीजनेबल एश्योरेंस देता है। तो ये पूरी तरह से साइंस नहीं है, बट ये साइंस के बहुत सारे गुणों को रखता है, बहुत सारे जो साइंस के डेफिनेशन में ये कुछ हद तक खरा उतरता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट में हम अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। आर्ट रिजिड नहीं होता है, हम अपने हिसाब से जैसा मर्जी वैसा कर सकते हैं आर्ट को, उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उसी तरह से आर्ट्स में भी क्रिएटिविटी अप्लाई कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं चीज़ों को, और इसमें भी थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टैट है वो क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। इसके बाद बोला जा रहा है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैट। तो देखो दो तरह के होते हैं ये स्टैटिस्टिक्स, पहला होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव को क्या बोलते हैं हम, विवरणात्मक
सांख्यिकी और निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। ठीक है, विवरणात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे हम पूरा फुल डिस्क्रिप्शन पेश करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। और जो निष्कर्षात्मक होता है, जो इन्फ्रेंशियल स्टैट होता है, उसमें हम सारी चीज़ों को नहीं दिखाते, यहाँ पे सैंपल बेसिस पे काम करते हैं, हर चीज़ को हम देख नहीं सकते। जब हमारे पास बहुत कम डेटा होता है तो हम डिस्क्रिप्टिव मेथड अप्लाई करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? इन्फ्रेंशियल मेथड अप्लाई करते हैं। अच्छा बताओ, जब हम बीमार पड़ते हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर हमारा ब्लड सैंपल कलेक्ट करता है और उसको चेक करता है, तो किस मेथड से करता है? डिस्क्रिप्टिव मेथड से, इन्फ्रेंशियल मेथड से? इन्फ्रेंशियल मेथड से। शरीर का सारा खून नहीं निकालता है वो, है ना, एक सीरीज खून से काम चल जाता है ना। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या होता है, सुनो। डिस्क्रिप्टिव स्टैट refers to those methods which are used for the collection, presentation as well as analysis of data. These methods related to such estimation as measurement of central tendency। तो measurement of central tendency यानी कि मीन, मीडियन, मोड जो हम निकालते हैं, उसको निकालने के लिए हमें डिस्क्रिप्टिव मेथड का यूज करना होता है। फिर मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन पढ़े हो ना, सहसंबंध, तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट इज यूज्ड व्हेन यू एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ secondary student in your school. Likewise, descriptive stat is used when you find that marks in science and mathematics of the student in the class are intimately related to each other। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्क्रिप्टिव मेथड से फाइंड आउट कर लेते हैं। वहीं पे बात है इन्फ्रेंशियल मेथड से। इन्फ्रेंशियल मेथड में क्या है? इन्फ्रेंशियल स्टैट में, इन्फ्रेंशियल स्टैट रेफर्स टू ऑल सच मेथड बाय विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल। तो यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहा है। यूनिवर्स का मतलब क्या? ब्रह्मांड। यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब है कि हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उस जगह के डेटा से। जैसे एक स्कूल में हम बात करें कितने स्टूडेंट्स हैं, तो स्कूल को हम यूनिवर्स मान सकते हैं और स्कूल में रहने वाले बच्चों को उनका पॉपुलेशन मान सकते हैं। एक बोरी को हम यूनिवर्स मान सकते हैं और उस बोरी में रखे हुए चावल को हम पॉपुलेशन मान सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम सारे चावल को चेक करते हैं कि 2-4 चावल को चेक करके हमारा काम चल जाता है? 2-4 चावल को चेक करके काम चल जाता है ना। तो वो क्या है? इन्फ्रेंशियल मेथड है, वो हमारा सैंपल है जिसको हम चेक करते हैं, उसको सैंपल बोला जाता है। अच्छा, स्कूल में सारे बच्चों का एग्जाम होता है, 2-4 बच्चों से क्वेश्चन पूछ के पता कर लेते हैं, सारे बच्चों का एग्जाम होता है, तो ये कौन सा मेथड है? डिस्क्रिप्टिव मेथड है। अच्छा, स्कूल में सारे बच्चों से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ के पता लगा लिया जाता है कि बच्चे को आता है या नहीं आता है। कुछ क्वेश्चंस 3 घंटे में कितना ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना, तो कुछ क्वेश्चंस पूछ के पता लगा लेते हैं कि बच्चा पास होने लायक है या नहीं है। तो उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्फ्रेंशियल मेथड है। और जो सारे बच्चों से एग्जाम लिया जाता है, सारे बच्चों का अलग एग्जाम लिया जाता है, सारे बच्चों का अलग से मूल्यांकन किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, समझ में आया? इन्फ्रेंशियल मेथड और डिस्क्रिप्टिव मेथड दोनों। चलो, अब बोला जा रहा है लिमिटेशन ऑफ स्टैट। लिमिटेशन क्या क्या है? तो सबसे पहला है कि स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। तो सिर्फ हम यहाँ पे नंबर्स की बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में बातें करते हैं और कुछ भी बातें नहीं करते। दूसरा है स्टीगेट्स ऑफ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। तो यहाँ पे हमारे पास जब सारे टोटल फैक्ट्स एक जगह रहेंगे ना, तभी हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। किसी एक फैक्ट के ऊपर एनालिसिस नहीं होगा, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट के ऊपर एनालिसिस होगा। तो ये एक हमारा वो है, लिमिटेशन है। होमोजेनिसिटी ऑफ डेटा एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो जो डेटा होगा हमारा वो एक जैसा होना चाहिए, तभी हम कंपैरिजन करेंगे। अलग अलग डेटा रहेगा तो किस बात का कंपैरिजन होगा? नहीं कर सकते हैं कंपैरिजन। ठीक है, अब कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास अगर हम मिल्क का कंपैरिजन कर रहे हैं, दूध का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसका किसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? BMW के साथ कंपैरिजन करेंगे क्या? नहीं कर सकते ना। तो एक जैसा डेटा होना चाहिए हमारे पास। जैसे पेट्रोल और डीजल का हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसका कितना प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है। टाटा और रिलायंस का कंपैरिजन कर सकते हैं, टाटा और BMW का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जब डेटा हमारे पास एक जैसा रहेगा तभी वो उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, उसका डेटा हम तैयार कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अब है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। तो जब हम एवरेज निकालते हैं ना, तभी हमारा रिजल्ट सही होता है। अगर हम एवरेज ना निकालें तो हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा। कैसे पता है रिजल्ट हमारा गलत कैसे हो जाएगा? अब मान लो कि हम 5 मजदूरों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 5 मजदूरों का एवरेज इनकम। तो एक मजदूर है,
जो कमाता है 5,000 रुपया, दूसरा मजदूर है जो कमाता है 6,000 रुपया, तीसरा मजदूर कमाता है 8,000 रुपया। याद रखना, लिख के देता हूँ। पहला 5,000, दूसरा 6,000, तीसरा 8,000, चौथा रख लो तुम 10,000, ठीक है। और जो पांचवा है वो कमाता है 20,000, 20 नहीं 30 रख लो, 30,000 कमाता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ इसका एवरेज निकालो, तो एवरेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे? जोड़ो सबको, 30 10 40, हाँ 49,000, 1,000 और बढ़ा लेते हैं तो 50,000 हो जाएगा, तो एवरेज अच्छा रहेगा। इसको 7 कर लो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 50,000, और बट्टे में हम 5 करेंगे तो कितना आया? 10,000, है ना? हाँ देखो 8 7 15 और 5 20,000, 10 30 और 30 60,000 हुआ, सही बोल रहा है, 60,000 हो गया। तो 60,000 बट्टे 5 करेंगे, 12,000 आ गया हमारा। 12,000 एवरेज इनकम है, ठीक है। लेकिन तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे किसी का भी 12,000 इनकम? अगर हम कुछ देर के लिए मान लें कि आसपास अगर कोई है तो सिर्फ ये बंदा है जो 12,000 के आसपास है, और 12,000 से ऊपर सिर्फ ये है, फिर भी हमारा एवरेज इनकम 12,000 आ रहा है। वैसे देखा जाए तो सही है, एवरेज में देखा जाए तो सही है, लेकिन क्या ये सही डेटा है? ये बंदा तो रोते हुए जाएगा कि भैया मैं तो सिर्फ 5,000 रुपये कमाता हूँ, 12 कैसे बता रहे हो, है ना? तो एवरेज इनकम जो होता है, एवरेज इनकम निकालेंगे तभी हमारा स्टैट करेक्ट होगा। एवरेज हम निकालेंगे किसी चीज़ का तभी स्टैट करेक्ट होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। बस हो गया भाई, ख़त्म ही है। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग, तो बिना रेफरेंस के हमारा जो रिजल्ट होगा वो गलत हो जाएगा। हम बता रहे हैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में, सामने वाला समझ रहा है किसी और कॉन्टेक्स्ट में। कुछ यूट्यूबर्स हैं ऐसे जो करते हैं ये काम, हाँ मतलब डेटा बताते हैं किसी और का और उसका एक्सप्लेनेशन किसी और तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो स्टैट बिना रेफरेंस के गलत हो जाता है, हर स्टैट का डेटा करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट, तो जो हमारा स्टैट का डेटा हुआ उसको कौन यूज़ कर सकता है? सिर्फ एक्सपर्ट यूज़ कर सकते हैं। तुम लोग यूज़ कर सकते हो, तुम लोग भी तो एक्सपर्ट बन ही रहे हो धीरे धीरे। मीन मीडियन मोड तो निकालने आ ही जाता है, कोरिलेशन निकालने तो आ ही जाता है कार्ल पियर्सन मेथड से। और कौन सा मेथड था? स्कैटर डायग्राम मेथड, 3 मेथड था ना, हाँ वो तो मीन में था वो। चलो उसके बाद क्या है? प्रोन टू मिसयूज, तो ऐसा बोला गया है कि जो हमारा स्टैट का डेटा है वो उसका गलत यूज भी हो सकता है, लोग इसका गलत यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं, आज काफ़ी हो गया, ठीक।